So good morning student. Today we will discuss about the next chapter, the modern age in Europe. So this chapter is also divided into the three parts. First is the Renaissance, second is Reformation, and the third chapter is Industrial Revolution. So today we will discuss about these three chapters. So first of all, from this chapter we will discuss about the Reformation. Firstly, we will discuss about the definition of Renaissance. So what is the definition of Renaissance? The term Renaissance means that the rebirth or revival. It stands for the complex traditional movement in Europe between the medieval and the modern time, beginning in the 14th century in Italy and lasting in the 17th century. सो रेनेसेंस क्या थी? दैट वाज द रीबर्थ, पुनर्जन्म था, रिवाइवल था। किस चीज़ के लिए? जो पुरानी थिंकिंग थी, मेडवेल और द मॉडर्न एज के टाइम के बिटवीन बिगनिंग में क्या हुआ था, लोगों की जो ओल्ड थिंकिंग थी, ट्रेडिशनल थिंकिंग थी, उसको चेंज करना था। और उसमें लोगों ने जो है रीबर्थ, लोगों की जो थिंकिंग थी उसमें चेंज हुआ था, उसको बोला जाता था दैट इज़ रीबर्थ, दैट इज़ रेनेसेंस। सो इसमें हम क्या कह सकते हैं? इट मार्क द रिवाइवल ऑफ फ्रीडम टू द थिंक एंड द एक्ट विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। एक ऐसी थिंकिंग, एक ऐसा रिवाइवल था जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंसीज जो हैं, जहाँ चर्च जो है, जहाँ कोई भी है जो है वो ह्यूमन थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती। इट वॉज ऑल्सो द रिवाइवल ऑफ द स्टडी ऑफ द एशियन ग्रीक एंड रोमन क्लासेस। सो पुराने समय में क्या था कि जितना भी कंट्रोल था रोमन और जो ग्रीक राजा महाराजा थे उनके अकॉर्डिंग होता था। सो इस सब में जो है धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। रेनेसेंस की वजह से आर्ट में, पेंटिंग में, एजुकेशन में, इस सब में चेंज हुआ है। हर एक में जो है नई थिंकिंग आई है, अवेकनिंग आई है, जिस वजह से लोग जो हैं उन्होंने जो है नई थिंकिंग को जो है जन्म दिया था। सो कॉजेज़ जो है हम इसके नहीं डिस्कस करेंगे, ना ही हम इसका जो है फेडरलिज्म करेंगे। देन हम नेक्स्ट करेंगे द न्यू ट्रेड रूट्स। सो इट्स ऑल्सो इंक्लूड इन योर सिलेबस। द नेविगेटर ऑफ द पुर्तगाल स्पेन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड द डिस्कवरिंग न्यू ट्रेड रूट्स। सबसे पहले क्या रीज़न था जो पुर्तगाल है, जहाँ स्पेन है, उन्होंने नए ट्रेड रूट्स था? इसका एक रीज़न था, एक कैपिटल थी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइनोपल, जिस पे टर्क्स ने 1453 पे कंट्रोल कर लिया था। जिस वजह से क्या हुआ, जो ट्रेड रूट बिटवीन वेस्ट और ईस्ट पार्ट थे वर्ल्ड के, उस टाइम जो है मेन ट्रेड रूट्स थे यूरोप के, वो बंद हो चुके थे। जिस वजह से जो नए जिसको हम बोल सकते हैं नेविगेटर्स थे, उन्होंने नए रास्ते निकालने शुरू कर दिए। सो जब कॉन्स्टेंटाइनोपल जो है उसका डिक्लाइन हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट यूरोपियन ट्रेडर्स एंड द नेविगेटर्स फेल द नीड फॉर डिस्कवरिंग न्यू सी रूट्स। अब उन्होंने क्या किया? नए सी रूट्स जो है उनको डिस्कवर करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ऑफ द पुर्तगाल डिस्कवर द सी रूट टू अफ्रीका, जिसमें हेनरी ने अफ्रीका तक पहुंचने का एक नया रास्ता निकाला। ऐसे ही डियाज जो था उसने क्या किया? केप ऑफ गुड से होते हुए अफ्रीका तक निकलने का रास्ता निकाला। ऐसे कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया इन 1492। ऐसे ही वास्को डी गामा ने जो है इंडिया को डिस्कवर किया है। मैगेलन मेड द वॉयजेस अराउंड द वर्ल्ड एंड रीच द वास्ट ओशन विच ही कॉल्ड द पैसिफिक ओशन। एंड ऐसे ही मैगेलन ने जो है पैसिफिक ओशन को डिस्कवर किया था। ड्यू टू दीज डिस्कवरीज हमने सबसे पहले किया न्यू ट्रेड रूट्स। रीज़न क्या था? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल। रिजल्ट इसका क्या निकला? न्यू जो है सी रूट्स निकले थे। अब जब नए सी रूट्स निकले उसका रिजल्ट क्या हुआ? ठीक है, न्यू डिस्कवरीज का रिजल्ट क्या था? ईस्ट और जो वेस्ट बिगेन टू डेवलप एंड देयर वाज अ फ्यूजन आइडियाज़। नए रास्ते निकलने शुरू हो गए ईस्ट और वेस्ट पार्ट में, नए रास्ते निकले। नॉट ओनली इनकरेज द ट्रेड बट ऑल्सो क्रिएट द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड ब्रॉडेड द मेटल हॉरिजन। सो इसमें से मेटल हॉरिजन को भी क्रिएट किया है और नए सी रूट्स जो है उनको भी डिस्कवर किया है। देन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज
दैट इज इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। सबसे पहले इन्वेंट कब हुई है, किसने इन्वेंट की है और इसका इफेक्ट क्या पड़ा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन द जर्मनी में 15th सेंचुरी में ग्यूटेनबर्ग ने फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस था उसको डिस्कवर किया है। देन लेटर कैक्सटन इंट्रोड्यूस द इट इज़ इन द इंग्लैंड, इसको बाद में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया, बट इट जो मेन थी प्रिंटिंग प्रेस थी जो डेवलप हुई थी दैट वाज इन जर्मनी इन 15th सेंचुरी बाय दैट इज ग्यूटेनबर्ग। देन है इस प्रिंटिंग प्रेस का इफेक्ट क्या पड़ा है यूरोप में। मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस, मैंने नंबर्स डाले हुए हैं, आप नंबरिंग में लिख सकते हो। प्रोड्यूस बुक इन लार्ज नंबर, बहुत सारी बुक्स जो है वो पब्लिश की गई हैं। बाइबल एंड मैनी अदर रिलीजियस एंड, सबसे पहले बाइबल जो थी और रिलीजियस बुक्स जो थी वो सबसे पहले जो मेन लोग थे उनके पास होती थी। देन धीरे धीरे ये आम जो लोग थे उनके पास चली गई। स्प्रेड नॉलेज फॉर द वाइड एंड, सब इससे पहले जो लोगों ने इस प्रिंटिंग प्रेस के साथ जब बुक्स जो है प्रिंट होनी शुरू हुई, ज़्यादा लोगों के पास गई, लोगों की नॉलेज बढ़ी है। स्कॉलर्स के लिए इजी हो गया मनुस्क्रिप्ट से ज़्यादा प्रिंटिंग बुक्स को पढ़ना। इसके साथ फ्यू एंड देयर वर बियॉन्ड द रीच टू द ऑर्डनरी पीपल्स के पास ही अब ये लोकल पीपल्स के पास भी आ गई। द प्रिंटिंग प्रेस enabled Europe to the multiple books and put them within the reach to the people. Printing and distribution of the books influenced people attitude to life and brought about a new awakening in the Europe. लोगों के पास आए, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया और लोगों की सोच में जो है अब फ़र्क आना शुरू हो गया। देन हम प्रिंसिपल्स नहीं करेंगे इसके डिस्कस। नेक्स्ट आ जाएगा इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। सो इस चीज़ में हमने डिस्कस करना है कि प्रिंटिंग प्रेस का रेनेसेंस का इम्पैक्ट जो है किस किस चीज़ पे पड़ा है। आर्ट पे, लिटरेचर पे, फिलॉसफी पे, साइंस पे, रिलीजन, इन सब पे जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, आर्ट में क्या था, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आर्ट थी उस टाइम वो कैसी थी और राइनेसेंस ने इसको क्या चेंज किया। सबसे पहले जो पुराना आर्ट था उसको प्रेपोगेट किया गया था रिलीजन, जितना भी आर्ट किया जाता था सिर्फ वो रिलीजन के रिलेटेड था, धर्म के बारे में एक्सप्लेन किया था और स्ट्रिक्टली रेगुलेट था कि आपने कौन सा कलर यूज़ करना है पेंटिंग्स के लिए, जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या यूज़ करना है, ये जो है उनको रेगुलेट किया गया था स्ट्रिक्टली। बट अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो ओल्ड ट्रेडिशन थी उनको चेंज कर दिया गया है। रिफ्यूज टू अबाइड बाय मेडिवल रूल एंड द ट्रेडिशन, पुरानी ट्रेडिशन को ख़त्म किया गया। दे अडॉप्टेड न्यू आर्टिस्टिक मेथड सच एज आ फ्रूसेस फॉर द वॉल पिक्चर, ऑयल कलर, वुड कट। सो यहाँ पे फ्रूसेस आ गए हैं जो वॉल्स पे पेंटिंग की जाती हैं, इसके साथ ही ऑयल कलर को यूज़ करना शुरू कर दिया, वुड कट्स जो थे उनका इस्तेमाल किया गया। द स्टडीज़ ऑप्टिक एंड द ज्योमेट्रिकल मेथड को यूज़ किया गया। एंड इसमें मेन जो था, इनका मेन जो थीम था दैट वाज ह्यूमन एटोनॉमी, मीन्स जो ह्यूमन की फीलिंग्स थी उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। पेंटिंग में जैसे सेम आर्ट पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है वैसा ही इफ़ेक्ट जो है वो पेंटिंग पे पड़ा है। जो पेंटिंग का इफ़ेक्ट है उसमें उन्होंने सिंपल सा बताया है, वेरी हाई स्टैंडर्ड एंड प्रोड्यूस सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटिंग। सो इस समय में जो है ग्रेटेस्ट पेंटिंग्स बनाई गई थी। दे वर एबल टू शो देयर टैलेंट विदाउट बीइंग आ रिस्ट्रिक्शन बाय द रिड्स रूल ऑफ द चर्च के रूल्स को नहीं माना गया। न्यू थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमनिस्टिक सेकुलर मीन्स हर इंसान की जो आम सी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिलेटेड, ये नहीं है कि उस टाइम जो बाइबल बेस्ड पिक्चर्स बनाई जाती थी, रिलीजन बेस्ड पिक्चर्स बनाई जाती थी, उनको छोड़ के जो ह्यूमन बीइंग्स की नॉर्मल प्रॉब्लम है उनके साथ रिलेटेड जो है वो पेंटिंग्स जो है वो की गई हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लियोनार्डो दा विंची। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ सकता था ये है कौन था। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, स्कल्प्टर, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। छोटा था, स्टडी में इतना अच्छा नहीं था,
ना तो इसने बेसिक रीडिंग राइटिंग और मैथ्स की इंफॉर्मेशन जो इसको नहीं थी, बट 15 ईयर की एज में इसके फादर ने जो था इसके टैलेंट को देखा और उसको अप्रिशिएट किया, और इसकी वजह से ही जो है उसको कहा गया कि वो अपना पेंटिंग जो है उसकी नई टेक्निक्स का यूज़ करे और जो है ओल्ड ट्रेडिशन को जो है वो छोड़ के जो मिरेकल आर्ट है उसका यूज़ करें। उसने क्या किया, ही स्टडीज नेचर, उसने नेचर की स्टडी की, कुदरत की तरफ देखा, फिज़िक्स, एटोनॉमी, वेपनरी जो हथियार वगैरह थे, आर्किटेक्चर फॉर्म का यूज़ किया है। सो इसने सब कुछ मिला के ये देखा, ही स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इमर्जिंग हिमसेल्फ इन नेचर, उसने अपने लाइफ का ज़्यादा जो टाइम था नॉलेज लेने के लिए नेचर के जो है उसको टेस्टिंग की है, साइंटिफिक लॉज का यूज़ किया है। सो ऐसे ही उसने ह्यूमन एंड एनिमल नेचर बेस्ड जो है अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं। सो ये मेन चीज़ है, ही क्रिएटिंग 1000 ऑफ पेज ऑफ नियरली ड्रॉन जो है इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन क्या होती है, एग्जाम्पल्स। उसने बहुत सारे 1000 ऑफ द पेजेस लोगों को एग्जाम्पल्स दी हैं कि पेंटिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। देन उसकी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग आ जाती है, विजन ऑफ द रॉक्स, द लास्ट सपर, द मोनालिसा, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ द लियोनार्डो दा विंसी। इसके बाद ये हम नहीं करेंगे, देन हम लिटरेचर की बात करेंगे। सबसे पहले उस टाइम का जो लिटरेचर था दैट वाज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। अब रेनेसांस का इम्पैक्ट पड़ने के साथ क्या हुआ, लोगों ने किसको यूज़ करना शुरू किया, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया। डिसाइड देयर वाज अ चेंज ऑफ थीम इन द लिटरेचर वर्क, लिटरेचर वर्क का थीम भी चेंज हो गया। अर्लियर राइटर बेल्ट ऑफ द स्पिरिचुअल थीम इंक्लूडिंग हेवन, पहले जो उनके थीम थे वो हेवन को लेके थे, गॉड को लेके थे, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लिटरेचर में रोट ऑन द मैन एंड हिज प्रॉब्लम, आम लोगों की जो प्रॉब्लम है उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। मीन्स उनका मेन मोटो था, उनका मेन थीम था ह्यूमनिज्म। सो इससे पहले का जो लिटरेचर था दैट वाज बेस्ड ऑन द हेवन और चर्च बेस्ड था। सो इस सब को जो है उसका जो है डिक्लाइन किया गया। देन हम पढ़ेंगे लिटरेचर इन इंग्लैंड। सो इंग्लैंड में जो लिटरेचर था उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, बहुत सारे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की बुक्स लिखी हैं, जिसमें जो है नंबर ऑफ राइटर, पोइट्स एंड ड्रामेटिक्स जो है उन्होंने अपना रिप्यूट किया है। सबसे पहले जो है पहला पर्सन है जिसका नाम जेफरी। जेफरी ने क्या किया है, रेनेसांस लिटरेचर इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया है। ही रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब वो क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, वो क्या कौन था, जेफरी। देन इसके साथ है कैटनबरी टॉल्स इज हिज आउटस्टैंडिंग वर्क, ये क्वेश्चन आ जाता है, हु वॉज नॉन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज आर्ट, उसका जो लिटरेचर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस बुक। देन है थॉमस, उसने जो लिखा है उटोपिया लिखा है, जहाँ पे ये बताया गया है कि अमेरिका का एक ऐसा एरिया जहाँ पे रिच लोग डिड नॉट एक्सप्लॉइट द पोर, जहाँ पे गरीबों को एक्सप्लॉइट जो है नहीं किया जाता, उनका शोषण नहीं किया जा सकता। देन इसके साथ ही आ जाता है विलियम शेक्सपियर आ जाता है, फ्रांसिस बैकन आ जाते हैं। इन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। यू कैन राइट दीज नेम्स इन योर आंसर्स। विलियम शेक्सपियर कौन था, इंग्लिश पोइट था, प्ले राइटर था, एक्टर था, एंड इसने जो है इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, सबसे पहले ही वॉज कॉल्ड द इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, इंग्लैंड का नेशनल पोइट था। बार्ड ऑफ अवॉन भी कहा जाता है। 38 प्लेस लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स लिखी हैं एंड फ्यू अदर वर्सास लिखे हैं। इसका जो मेन फेमस जो है वो क्या है, रोमियो एंड जूलियट। फर्स्ट प्ले वर मोस्टली हिस्टोरिकल ड्रामा लाइक रिचर्ड II, हेनरी VI, हेनरी V, ये इसके ड्रामास हैं, रिचर्ड II, हेनरी VI एंड V। रॉट सेवरल जो है कॉमेडियस ड्यूरिंग, जो कॉमेडी भी लिखी हैं जिसमें इनका नाम है, जिसका नाम है मिडसमर नाइट्स। ये ड्रामास भी हैं, ये उनके नेम लिखे हुए हैं, देन यू कैन लर्न। देन साइंस पे क्या इम्पैक्ट किया, इससे पहले जो था उनको रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता था,
जो साइंटिस्ट थे। अब क्या हुआ, उन्होंने किसका यूज़ किया है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। द मेथड ऑफ इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंटेशन आर यूज्ड इवन टुडे इन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो सबसे पहले उनका मेन जो एम था दैट वाज टू डिस्कस ऑन द इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन। सो ये साइंस का मेन रूल है, जब तक इनको यूज़ नहीं किया जाएगा तब तक जो है साइंटिफिक नॉलेज जो है वो नहीं यूज़ की जा सकती। देन आ जाते हैं निकोलस कोपरनिकस। ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉट। ही फॉर्मुलेट द मॉडल ऑफ यूनिवर्स दैट प्लेस द सन रेदर देन द अर्थ एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सो इसने जो है साइंस बेस्ड नॉलेज दी है। सो हमारे यूनिवर्स का जो सारा सिस्टम है वो कैसे चलता है उसको एक्सप्लेन किया है। देन दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन, ये इसका मेन कंट्रीब्यूशन है। दीज 4 हाईलाइटेड पॉइंट्स आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोपरनिकस। सबसे पहले उन्होंने क्या क्या कहा है, नंबर 1, देयर इज़ नो वन सेंटर ऑफ ऑल द क्रिस्टल सर्कल ऑफ द सेपरस। पूरी ही यूनिवर्स का कोई जो सेंटर नहीं है। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जो हमारी अर्थ का सेंटर है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बट ग्रेविटी की वजह से इसको जो है ल्यूनर स्पेस का जो है इसको सेंटर माना जाता है। All the separates revolve around the sun as their midpoint and therefore the sun is the center of the universe. So सारे ही ग्रह जो हैं वो किसके सेंटर के जो है इर्द गिर्द घूमते हैं, that was the sun। इस वजह से हम सन को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी कह सकते हैं। इसके साथ जो अर्थ है वो सन के अराउंड भी मोशन करती है और अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग भी जो है वो मूव करती है। सो दिस इज़ द मेन चैप्टर। सो हम इसमें यही दिया गया है कि इसमें डिस्कशन जो है वो हम क्या करेंगे।